चल भाई सिमरन, पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हमने आपको पार्लियामेंट की सीरीज़ के पिछले लेक्चर में दो इम्पॉर्टेंट पोजीशंस के बारे में पढ़ाया, दैट इज़ द लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। हमने इसके बारे में सारे कंसेप्चुअल एस्पेक्ट भी आपको समझा दिए और टिल डेट अपडेट अप्रोच के साथ कराया कि जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं वो कहाँ खड़ी हैं, तो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट भी उसमें समा गए। उसी में हम एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं और हम पढ़ेंगे विप के बारे में। विप क्या होता है? देखिए, विप एक तरह की कमांड होती है, विप एक तरह का ऑर्डर होता है। अगर लातिन भाषा में देखें ना, लैटिन, तो इसका मतलब होता है कमांड, द ऑर्डर। तो जो पर्सन इस विप को फॉलो कराता है, जो इस कमांड को, इस ऑर्डर को फॉलो कराता है, हम उसे विप कहना स्टार्ट कर देते हैं। एक तरह से ये एनफोर्स कराना है किसी चीज़ को, तो जो विप है वो एनफोर्सर भी हो सकता है, उसे हम एनफोर्सर कह सकते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपकी वर्किंग जो है पार्लियामेंट की वो हॉल्ट हो सकती है पूरी तरह से। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम फेल हो सकता है। वो कैसे हो सकता है मैं समझाता हूँ आपको। देखिए जो विप होता है, अगर लीडर ऑफ हाउस की बात करें और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की बात करें, दोनों का ही जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन जो पार्लियामेंट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा मैनुअल है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा के रूल्स में जिक्र है लीडर ऑफ द हाउस का। और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की जिक्र अगर हम बात करें तो उसका जिक्र तो आ जाता है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट एक्ट 1977 में। तो एक तरह से वो दोनों की बात करें तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में ना मेंशन होकर के भी कहीं ना कहीं मेंशन है। वो रूल्स में ऑफ लोकसभा में या रूल्स ऑफ राज्यसभा में मेंशन है, वो पार्लियामेंट्री एक्ट 1977 में मेंशन है, कहीं ना कहीं मेंशन है। लेकिन ये विप ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ना किसी रूल में मेंशन है, ना किसी स्टैट्यूट में मेंशन है। ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना किसी रूल में है, ना किसी स्टैट्यूट में है। ये क्लियर कट एक पार्लियामेंट की कन्वेंशन है, यानी कि जो अब तक एक कन्वेंशन बनी हुई है ये उसी के तहत उभर करके आया है कि एक तरह का रीति रिवाज है। बस आई बात समझ में? एक लोकतंत्र में संसदीय प्रणाली का एक रिवाज है, ये चलता ही आ रहा है, चलता ही चला जा रहा है, उस अकॉर्डिंग ये पोजीशन आती है। तो बेस्ड ऑन कन्वेंशंस है, वो मैंने आपको बताया। अब एक तरह से इसे हम असिस्टेंट फ्लोर लीडर के तौर पर जानते हैं। व्हाट डू मीन बाय द असिस्टेंट फ्लोर लीडर? देखिए, लीडर ऑफ द हाउस होते ही एक पोजीशन, अगर लोकसभा की बात करें और प्राइम मिनिस्टर अगर उसी हाउस से बिलोंग करते हैं तो लीडर ऑफ द हाउस जो हो गए वो तो हो गए प्राइम मिनिस्टर। इसी तरह से राज्यसभा में भी एक लीडर ऑफ द हाउस होता है। तो लीडर ऑफ द हाउस है वो, लेकिन उसी हाउस में एज अ लीडर ऑफ द फ्लोर भी कह लीजिए आप उन्हें, उनके असिस्टेंट के तौर पर एक अथॉरिटी हमें चाहिए, इसलिए हमने इसे असिस्टेंट फ्लोर लीडर कहा। ये लीडर ऑफ द हाउस को सपोर्ट करता है। विप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, ये लीडर ऑफ द हाउस को सपोर्ट करते हैं। चीफ विप भी एक पोजीशन होती है। व्हाट डू यू मीन बाय द चीफ विप? चीफ विप इज़ अ काइंड ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ही एक तरह से चीफ विप होता है। ओके, तो उस चीफ विप को भी असिस्ट करने वाला ये विप होता है। इस वे में भी आप इसे असिस्टेंट फ्लोर लीडर कह सकते हैं। इसका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? देखिए, अगर आप बात करते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम की, तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक पार्टी जो मेजॉरिटी में है लोकसभा में, वो पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, और उसी लोकसभा में जो पार्टी मेजॉरिटी में है उस पार्टी का जो सांसद दल का नेता है उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे, और वो प्रधानमंत्री को फिर खुला निमंत्रण है कि वो लोकसभा राज्यसभा में से किसी भी मेंबर्स को उठा के अपने मंत्रिमंडल में डाल ले, यानी कि वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना ले, अपना कैबिनेट बना ले। इसके तहत सरकार का जन्म भी पार्लियामेंट से हो गया। अब मुद्दा यहाँ पर ये आ जाता है कि सरकार एक बहुत ही छोटी बॉडी के तौर पर है नंबर वाइज। जैसे अगर आप एग्जीक्यूटिव की बात करें, तो अगर मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करूं तो 70-80 नंबर्स तक वहाँ पर मेंबर होंगे। लेकिन अगर मैं पूरी की पूरी पार्लियामेंट की बात करूं तो लगभग 790 एमपी हैं। अगर मैं लोकसभा की भी अकेली बात करूं तो ऑलमोस्ट 545 मेंबर पार्लियामेंट हैं। लेकिन उसके कंपैरेटिवली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो 70-75 हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 80। और इसकी भी छोटी बॉडी की बात करूं कैबिनेट की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही मेन कैबिनेट मिनिस्टर्स को उठा करके अगर मैं
एक कैबिनेट बनाऊं तो वो तो और छोटी है, 20 से 25 मेंबरान। 20 से 25 मेंबर सही मायने में देश में एक सरकार प्रोवाइड कर रहे हैं, एक एग्जीक्यूटिव प्रोवाइड कर रहे हैं। कानून जितने भी बनते हैं संसद में उन्हें ज़मीनी स्तर पर ले जा कर के लोगों के बीच एग्जीक्यूट करने का काम ये मंत्री प्रधानमंत्री करते हैं, इसलिए इन्हें एग्जीक्यूटिव कहते हैं। इनके द्वारा लिए गए निर्णय यदि पूरी की पूरी पार्टी के सदस्य उस लोकसभा में और राज्यसभा में मानेंगे, तभी जाकर के ये जो सरकार है ये अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, अपना जो मैनिफेस्टो है इनकी जो अपने एजेंडे हैं, उनको वाया लॉ फुलफ़िल कर पाएंगे, ज़मीन पर लेकर के आ पाएंगे। क्योंकि कंट्री की एक खासियत है कि हमने रूल ऑफ लॉ अपनाया है, जिसमें कंट्री रूल बाय लॉ है। यहाँ पे कानून का राज है, किसी पार्टी का या किसी पर्सन का राज नहीं है। इसलिए जो भी पार्टी होगी वो कंट्री में पॉलिसीज़ देंगी, कंट्री में प्रोग्राम्स आएंगे, कंट्री में योजनाएं विकास की जितनी भी होंगी वो सारी कानून के दायरे में आएंगी, तो बाय लॉ आएंगी। तो इसके लिए कोई भी सरकार बाउंड है कि उसे लॉ लेकर के आना ही है पार्लियामेंट में, उसी के तहत फिर वो अपनी आगे योजना लेके आ सकती है। अब वो लॉ पार्लियामेंट में आएगा तो उसका नियम है कि अगर कुछ खास चीज़ें छोड़ दें, जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल निकाल दें, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रिमूवल अगर निकाल दें, मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी का रिमूवल, इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज़ को अगर छोड़े तो बाकी सभी के सभी जो कानून हैं वो मेजॉरिटी से पास होते हैं, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। मेजॉरिटी का मतलब मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ऐसे में ये बात तो तय है कि आपको जो कानून पास कराने हैं लोकसभा राज्यसभा में वो बहुमत से होंगे, मेजॉरिटी से होंगे। कानून बनेगा, फिर जा कर के सरकार उन कानूनों के दायरों के तहत अपनी पॉलिसीज़ को ज़मीन पर लेकर के आएगी, और जिन जिन वायदों के तहत वो लोगों से जो वायदे उसने किए थे, जिनके तहत वो चुनाव जीत करके आई और जिनके बेस पे, जिनकी सफलता के आधार पर उसे फिर 5 साल बाद जा कर के चुनाव फेस करना है, उन वायदों को वो सरकार पूरा कर पाएगी। अगर सरकार की योजनाओं को समर्थन देने वाले कानून ही ना बन पाएंगे तो सरकार अपनी योजनाओं को क्रियान्वित कर ही नहीं पाएगी, एक्टिवेट कर ही नहीं पाएगी अपनी पॉलिसीज़ को। इसके तहत सरकार वो परफॉर्म कर ही नहीं पाएगी जिसका प्लेज उस पार्टी ने किया था चुनाव के समय में, जिस पार्टी ने अब सरकार दी है। ऐसे में जब हर 5 ईयर के बाद जाकर के उन्हें जनता को फेस करना है, वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास रिपोर्ट कार्ड के तौर पर परफॉर्मेंस होगी नहीं। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कानून पास हों, और कानून पास होने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के सांसद इतनी मात्रा में तो हमेशा मौजूद रहें संसद में कि मेजॉरिटी उस बिल को अचीव हो जाए जो बिल प्रेजेंट होने वाला है सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट बिल को। और दूसरा, इस सोच के साथ प्रेजेंट हों कि वो सरकार के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट किसी मिनिस्टर के द्वारा जो बिल लाया गया है वो उसे ही समर्थन देंगे। इतने नंबर में हों कि बिल पास हो जाए इनके पक्ष में, सरकार के पक्ष में, और इस सोच के साथ मौजूद हों कि सरकार जो बिल लाई है वो उसे ही समर्थन देंगे। ये दोनों चीज़ों को अश्योर करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर फुलफ़िल होती रहेगी तो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई संसदीय प्रणाली के तहत जो सरकार है वो चलेगी। डेमोक्रेटिक वे में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक सरकार आई है वो चल पाएगी। अगर ये नहीं हो पाएगा तो क्याओस हो जाएगा। ये नहीं हो पाएगा तो पार्लियामेंट फंक्शन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फेवर में नहीं कर पाएगी। सरकार पे आपने अंकुश लगा रखा है कि आपको चलना है बाय लॉ। लॉ बनाने वाला एक इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट। उसमें अगर उसी सरकार की पार्टी के मेंबर अगर सरकार से मतभेद रख रहे हैं तो एक एनर्की क्रिएट हो सकती है। आप सरकार से सवाल कर सकते हैं, आप अपनी ही पार्टी की जो सरकार है उसी पार्टी के मेंबर के नाते आप उससे संसद में सवाल कर सकते हैं, मंत्रियों से आप अपनी आपत्ति जता सकते हैं। लेकिन अब फाइनली जब पार्टी ने डिसाइड कर लिया है कि इस बात पर लॉ लेकर के आना है और सरकार के किसी मंत्री ने वो लॉ लाने के लिए बिल प्रेजेंट कर दिया है, फिर आप पार्टी आइडियोलॉजी, पार्टी डिसिप्लिन से बाउंड होने चाहिए कि आप उस कानून को वहाँ समर्थन करेंगे। अगर नहीं करते तो आप इस पार्टी से इस्तीफ़ा दीजिए, और उस पार्टी की टिकट पे आप चुनाव लड़े थे तो फिर आपका डिस्क्वालिफिकेशन हाउस से भी हो जाएगा, क्योंकि जिस पार्टी के एंड पे चुनाव लड़े हैं आप उस पार्टी में ही नहीं हैं, आप तो आपको चुनाव दोबारा फेस करना पड़ेगा। तो या तो आप इस तरफ को चलिए, आप अपनी आइडियोलॉजी अलग कर लीजिए, आप दोबारा चुनाव फेस करिए,
किसी और पार्टी या अपनी पार्टी बना के या इंडिविजुअली आ जाइए। लेकिन पार्टी में हैं तो संसदीय मर्यादा ही ये है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही ये है कि पार्टी पॉलिटिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। और पार्टी ने सरकार दी थी क्योंकि पार्टी की मेजॉरिटी आई थी लोकसभा में, और उसके तहत ये बड़ी बात हो जाती है कि पार्टी के फिर मेंबर जो मेंबर पार्लियामेंट बन करके बैठे हुए हैं लोकसभा में, वो एटलीस्ट उसी पार्टी के द्वारा जन्मी सरकार का समर्थन करें। सरकार का समर्थन यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है इन मेंबर पार्लियामेंटों के द्वारा, वरना सरकार नहीं चल पाएगी। इससे पार्टी जो फील्ड में है उसकी छवि धूमिल होगी, और वो छवि धूमिल करने का, उसे ऑब्स्ट्रक्ट करने का कोई भी हथकंडा, कोई भी शक्ति उसी पार्टी के एमपी जो कि लोकसभा में बैठे हैं उनको नहीं दिया जा सकता। उन पर कोई ना कोई डिसिप्लिनरी एक्शन की एक एक्ट हमें रखना ही पड़ेगा। उनके सामने ऑलवेज ये ऑप्शन रखना ही पड़ेगा, या तो निर्णय के साथ आइए या जाइए, माई वे और द हाईवे। सवाल करिए, हाँ ऐसा ही डायलॉग है, मैंने तो वैसे ही बोल दिया, माई वे और द हाईवे यही है। या सवाल करिए, अमेंडमेंट प्रपोज करिए, तर्कसंगत होगा तो माना जाएगा, बट अब निर्णय ले लिया पार्टी ने, समर्थन करिए। तो अपने ही सभी मेंबर्स जो पार्टी के मेंबर्स हैं उनकी अटेंडेंस को अश्योर कराना कि वो जो बिल लेने आ रहा है उस बिल को पास होना है, इसके लिए इतने मेंबर अटेंड करने ही चाहिए आज का सेशन। तो उन पार्टी के मेंबर्स का अटेंडेंस को अश्योर कराना गुरप्रीत पहली चीज़। उन सभी के बिहेवियर को रेगुलेट करना कि वो जो फ्लोर पे जो बिहेव करेंगे उस दिन वो हाउस में वोटिंग से एब्सटेन ना कर जाएं, विपरीत वोटिंग ना कर जाएं। तो ये सारी चीज़ें, ये पूरा बर्ताव जो है सरकार के पक्ष में डिबेट डिस्कशन में सपोर्ट करें, पार्टिसिपेट करें, हाँ सरकार से सवाल भी करें, कोई दिक्कत नहीं। सो बिहेवियर ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्टी इन द लोकसभा रेगुलेट करने की जिम्मेदारी विप की रहती है। उनकी प्रॉपर अटेंडेंस कराने की जिम्मेदारी विप की रहती है। विप अश्योर करता है कि आज ये बिल आने वाला है, आज इतने नंबर चाहिए तो इतने मेंबर प्रेजेंट रहेंगे, और उन सब से उस बिल के कानून के हक में वोटिंग कराने की जिम्मेदारी विप की रहती है। तो विप इस तरह से बहुत बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। पहले जब 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आया था, जिसके तहत एंटी डिफेक्शन का कानून बना है, 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन का लॉ डाला गया, जब ये नहीं आया था, इसके पहले क्या हुआ करता था कि विप एक तरह से मॉरल इंस्टीट्यूशन के तौर पर ज़्यादा काम करता था, कि विप मेंबर पार्लियामेंट को इस बात के लिए ऑलवेज इन्फ्लुएंस करके रखता था कि आपको प्रेजेंट रहना है, आपको वोट जो है सरकार के हक में करना है, हमारी पार्टी की सरकार को गिरने से बचाना है। लेकिन उसके बाद विप की शक्तियां बहुत बढ़ गईं जब 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया, जिसके तहत एंटी डिफेक्शन का लॉ आ गया, क्योंकि उसमें फिर ये प्रावधान आ गया कि अब अगर कोई पार्टी मेंबर जो है वो पार्टी लाइन से विरोध करता है, अगर पार्टी के बिलों का समर्थन नहीं कर रहा है, उसकी खिलाफत कर रहा है, तो ऐसे में अगर वो अब उस पार्टी को छोड़ता है जिस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ करके आया है, तो फिर ऐसे में वो डिफेक्टेड माना गया है, और ऐसे में फिर उसकी सदस्यता चली जाएगी, उसकी सदस्यता लोकसभा में या फिर राज्यसभा में भंग मानी जाएगी। और ऐसे में जब वो एक बार ये सदस्यता उसकी चली गई है, तो फिर वो अब उस हाउस का सदस्य नहीं है। जब दोबारा चुनाव होंगे, दोबारा चुनाव करके वो अपने स्तर पर किसी और पार्टी या अपनी पार्टी बना के या इंडिविजुअली चुन करके आ जाए। इसलिए अब विप की पावर इसलिए मजबूत मानी गई, विप की पोजीशन इसलिए मानी गई कि जो विप जारी हुआ है उसे फॉलो कराने के लिए विप ने जो जो भी कमांड्स दिए हैं वो आपको बीइंग अ पार्टी मेंबर हाउस में फॉलो ही करने हैं, क्योंकि अगर आप वो नहीं फॉलो करेंगे तो ये प्रमाणित माना गया है कि आप पार्टी लाइन से विपरीत हैं। इसका मतलब आप पार्टी से डिफेक्ट कर गए। और फिर इसके तहत एंटी डिफेक्शन लॉ अब आ चुका है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, वो आपकी सदस्यता भंग करने की शक्तियाँ स्पीकर को फिर देता है, तो आपकी सदस्यता फिर जाएगी। आप पार्टी खिलाफत करके हाउस में नहीं रह सकते। इस वे में खिलाफत की आप बिलों का समर्थन नहीं कर रहे, पार्टी खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं, आप वोटिंग से एब्सटेन रह रहे हैं, ये नहीं हो सकता। आप लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई पार्टी को एज एन इंडिविजुअल मेंबर स्टॉल नहीं कर सकते हैं लोकसभा के अंदर किसी के द्वारा दिए गए किसी प्रलोभन के आधार पर। तो कहीं कोई आपको पैसों का लालच दे करके, किसी पोजीशन का लालच दे करके ऑपोजिशन वाले गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को हिंडर करने के लिए पार्टी के मेंबर्स को ही उकसाएं कि भाई आप अपनी सरकार का ही समर्थन ना करें,
तो इस तरह से जो लोकतंत्र के तहत चुनाव होकर के इतना बड़ा जनादेश अपना आदेश देता है और एक सरकार बनाता है, उस पूरे जनादेश को बाईपास करने जैसा ये है कि एक मेंबर पार्टी का पार्टी लाइन से विपरीत जा करके पार्टी के हक में वोट ना करके पार्टी के खिलाफ वोटिंग कर रहा है। तो इस तरह से सरकार को कामकाज करने से रोका जा रहा है। इट मीन्स कि वो एक मेंबर देश की जनता से भी बड़ा हो गया। हाँ, उस एक मेंबर को भी लोकतंत्र का अधिकार दिया गया है कि आप अगर पार्टी लाइन से डिसेंट रखते हैं, पार्टी आइडियोलॉजी सहमत नहीं, किसी योजना, किसी बिल, किसी लॉ से सहमत नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, पार्टी से इस्तीफ़ा दीजिए, कोई इशू नहीं है, आप डिफेक्टेड माने जाएंगे और आपका सदस्यता भंग होगी। फिर आप जब दोबारा चुनाव के माध्यम से जिस भी तरह से आना आइए, लेकिन उस पार्टी की टिकट पर लड़ करके उसी पार्टी के खिलाफ चलेंगे तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का पूरा मटिया मेल हो जाएगा, पार्टी सिस्टम पॉलिटिक्स पूरी फेल हो जाएगी। तो इस तरह से विप का काम ये रहता है। तो विप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। विप के निर्देशों को मानना पड़ेगा। विप के निर्देशों की अवहेलना करने पर आप पर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। और जो मैंने अभी आपको समझाया, तो इस तरह की एक पोजीशन है विप। हमने ये 3 इंपॉर्टेंट पोजीशंस को चर्चा किया, दैट इज़ द लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द लोकसभा और विप। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम सेशंस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में पढ़ते हैं। ओके, मैं लिखता कमेंट करते हैं। इसमें से पहला सेशन है समनिंग। ओके, टॉपिक क्या है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, और पहला टॉपिक है समन। देखिए, समय समय पर, टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट जो हैं वो सेशंस को समन करते हैं। क्या कौन करते हैं सेशंस को समन बेटे, और कब करते हैं? और पार्लियामेंट की बिगिनिंग कब होती है बेटे? मैंने तो सिंपल सी लाइन कही थी, टाइम टू टाइम। तुम तो बड़ा डीप चले गए। तो टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट जो है वो सेशंस को समन करते हैं वो इसलिए उससे पूछा एक्शन, तो वो फिर ऐसे एक्शन करेंगे तो फिर पर्सनल एस्पेक्ट हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो टाइम टू टाइम क्या करते हैं यहाँ प्रेसिडेंट? किसको? सेशंस को समन करते हैं। ओके, वेरी गुड, क्लियर? इसमें कोई डाउट? सेशन क्या होता है यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है। व्हाट इज अ सेशन? देखिए, प्रेसिडेंट को ये कमांड है कि किसी भी 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं रख सकते। एक तरफ मैंने कहा कि प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम सेशंस को समन करते हैं, दूसरी तरफ मैंने कहा कि प्रेसिडेंट को ये कमांड भी है गुरप्रीत कि किन्हीं भी 2 सेशंस में 6 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं रख सकते। यानी कि इस बात को ये तय कर लिया जाए कि आपको 1 साल के अंदर 2 सेशंस तो बुलाने ही हैं, 1 ईयर में 2 सेशंस तो आपको बुलाने ही हैं। ओके, एक सेशन बुलाया है तो उसका कोई बिगनिंग होगा और उसका कोई एंड होगा। सेशन बुलाया तो उसका कोई बिगनिंग, तो सेशन को जब बुलाना है तो समन, और सेशन का एंड जब होगा प्रोरोगेशन। जो सेशन की बिगनिंग है इट इज़ द समनिंग ऑफ द सेशन, समन, और जो उसका एंड है इट इज़ प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। अब राज्यसभा का तो डिसोल्यूशन नहीं होता, लेकिन एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि लोकसभा डिसॉल्व भी हो गई, और लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो सेशन अपने आप ही प्रोरोग हो गया ना, सेशन अपने आप ही ख़त्म हो गया। तो इसलिए मैंने 2 बातें एक साथ यूज़ कर ली, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन, दोनों हो सकते हैं। ओके, राज्यसभा का प्रोरोगेशन ही होगा ऑलवेज, लोकसभा का प्रोरोगेशन भी हो जाएगा, यानी कि सेशन या तो लोकसभा में ख़त्म कर दिया, या लोकसभा का डिसोल्यूशन, लोकसभा भंग हो जाती है ना, डिसॉल्व हो जाती है, या तो 5 साल नेचुरली पूरे हो गए तो डिसॉल्व हो गई, या 5 साल के पहले कभी भी राष्ट्रपति डिसॉल्व कर सकते हैं, ये उनकी शक्ति में आता है। अब आते हैं कि 3 सेशंस मेनली होते हैं। सबसे पहला कौन सा सेशन होता है? बजट, बजट सेशन होता है। और सबसे बड़ा सेशन कौन सा होता है? बजट सेशन। ये फरवरी से मई के अराउंड होता है। क्या फरवरी ऐसे लिखना सही था? नहीं, तो फरवरी टू मार्च, मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मई, 3 महीने हो गया। अब ब्रेक आएगा 2 महीने का, मई टू जून, जून टू जुलाई। अब शुरू होगा दूसरा सेशन, वो कौन सा है? मॉनसून। तो मॉनसून सेशन जो है जुलाई टू अगस्त, अगस्त टू सितंबर होता है, तो जुलाई टू सितंबर, और फिर 2 महीने का गैप, सितंबर टू अक्टूबर, अक्टूबर टू नवंबर।
अब आता है विंटर सेशन, और विंटर सेशन जो है ये 2 महीने, ये 1 महीने का होता है, नवंबर टू दिसंबर, नवंबर दिसंबर। फिर इसके बाद फिर 2 महीने का गैप, दिसंबर टू जनवरी, जनवरी टू फरवरी, और फिर से शुरू हो गया फरवरी टू मार्च, मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मई, बजट सेशन। तो आपने देखा हर सेशन के बीच 2-2 महीने का गैप था, तो टोटल 3 सेशन और 2-2 महीने का गैप, यानी कि 6 महीने वो हो गए। उसके बाद आपने देखा बजट सेशन 3 मंथ का था, मॉनसून सेशन 2 मंथ का, विंटर सेशन 1, तो ये भी हो गए 6 महीने। तो 6 महीने के सेशंस और 6 महीने के ब्रेक, तो टोटल 1 साल हो गया। तो 1 साल में 3 सेशन करा दिए हमने। अब एक बात है बहुत इम्पॉर्टेंट, वो सुनिए। देखिए किसी भी सेशन की जो फर्स्ट सेटिंग है, दिस इज़ द फर्स्ट सिटिंग ना, फर्स्ट सिटिंग से लेकर के उसके प्रोरोगेशन या डिसोल्यूशन तक तो वो सेशन हो गया, ठीक है। बट जब सेशन प्रोरोग हो गया या डिज़ोल्व हो गया, तब से लेकर के रीअसेंबली जब भी फिर से होगी, फिर से सेशन समन होगा, ये पीरियड कौन सा कहलाएगा, डॉटेड लाइन वाला, इट इज़ रिसेस। इसको हम क्या कहते हैं, रिसेस। तो इंडिया में जब हम पार्लियामेंट के एस्पेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो रिसेस पीरियड कौन सा है, वो जो 2-2 महीने के 3 पीरियड आए थे ना, ये जो बजट सेशन और मॉनसून सेशन के बीच में 2 महीने का समय आया ना, मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मई, वो रिसेस था। वो क्या था, सॉरी फरवरी टू मई है ना ये, हाँ, मई टू जून, जून टू जुलाई, वो 2 महीने का पीरियड क्या था, रिसेस। इसी तरह से मॉनसून सेशन और विंटर सेशन के बीच में भी 2 महीने का रिसेस आया, वो क्या था, सितंबर टू अक्टूबर, अक्टूबर टू नवंबर का रिसेस। इसी तरह से विंटर सेशन और बजट सेशन के बीच में भी 2 महीने का रिसेस आया, वो क्या था, दिसंबर टू जनवरी, जनवरी टू फरवरी। तो ये 6 महीने का रिसेस चला, 2-2 महीने करके, और 6 महीने सेशन चले, 3 सेशन हुए। सबसे बड़ा सेशन बजट सेशन, सबसे छोटा सेशन विंटर सेशन होता है 1 महीने का। तो सेशन के प्रोरोग या डिज़ोल्व होने से लेके नए सेशन की समनिंग तक, यानी कि रीअसेंबलिंग तक, यानी कि फर्स्ट सिटिंग तक का वो जो समय रहता है, इट इज़ रिसेस। आई बात समझ में, इतनी बात क्लियर। तो ये सारा कंसेप्ट हो गया। ये शक्ति किसकी है, सेशन समन और प्रोरोग करने की शक्ति किसकी है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इसके लिए, इसको कितने कितने महीने बाद ऑर्गेनाइज करेंगे, कोई बाउंडेशन है टाइम टू टाइम, लेकिन प्रेसिडेंट किस चीज़ के लिए बाउंड है, एक सेशन से दूसरे सेशन का गैप 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर एक पहला सेशन जनवरी में करा दिया है, तो फिर दूसरा उन्हें जून में कराना ही है, फिर जा कर के एक जनवरी में हो गया, एक जून में, फिर अगला अगली जनवरी में करा देंगे। तो साल में 2 सेशन होने ही होने हैं। ये सेशंस मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। ओके, रुको, छोटे छोटे करके। अब अगला देखो यार, अभी आपने क्या पढ़ा, समन, अभी प्रोरोग तो पढ़ाना है, उसके पहले ये पढ़ो, एडजस्टमेंट, एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट सेंडाई, स्थगित। ऐसे सुना आपने अखबारों में कि आज लोकसभा में फिर से हंगामा हो गया, सत्ता पक्ष और विपक्ष में हंगामा हुआ, जिसकी वजह से स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को इतने घंटे के लिए या लंच के बाद के लिए या इतने दिनों के लिए या इतने हफ्तों के लिए स्थगित कर दिया।